तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। ठीक है बच्चों, अगर आपको अभी के लेक्चर में और आने वाले एक दो लेक्चर्स में अगर आपको मेरी एनर्जी थोड़ी सी कम लग रही हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। मेरी आवाज़ भी थोड़ी आप लोग को अलग सी सुनाई दे रही होगी क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है इस समय। ठीक है, तो बीच बीच में लेक्चर के मैं पानी वानी पीने चले जाऊँगा तो बोलना मत कि सर कहाँ चले गए। सही है, ठीक है, पर आप लोग के लिए लेक्चर्स आना बंद नहीं होंगे। सही है, तो देखो, जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर्स से शुरू किया हुआ है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जिसका नाम है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। सही है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के ऑलरेडी 9 लेक्चर्स हम लोग ने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर से जाकर देख लेना। दिस इज द लेक्चर नंबर 10 और यहाँ पर आज बच्चों, आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होती है, कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी में फॉर्मेशन क्या होती है, कंबशन क्या होता है, ऐसे कई सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सही है, सो इस लेक्चर को एंड तक देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, बुक और पेन साथ में लेकर के देखेंगे। सही है, अलग अलग डिस्ट्रैक्शन जो है आपके आसपास उसको हटा दो, बंद कर दो। सही है, एक कमरे में बैठ जाओ और इस लेक्चर को एंड तक जरूर से देखना। सही बात है, ठीक है। आज हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी के बारे में बात करने वाले हैं। सही है, देखो लास्ट वाला जो लेक्चर था वहां पे मैंने आपको थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होती है उनके बारे में बताया था और एक फॉर्मूला भी वहां से हम लोग ने डिराइव किया था। सही है, डेल्टा आर एच एफ का। सही है, तो वो फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले न्यूमेरिकल्स में, और साथ ही साथ और भी आगे चल के हम लोग कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे। ठीक है, फॉर्मेशन के लिए अलग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सही है, फिर आगे चल के जब हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी पढ़ेंगे उसके लिए अलग फॉर्मूला डिराइव होगा। तो बच्चों, लास्ट का लेक्चर हम लोग ने जहां से एंड किया था वहीं से इस लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वाला लेक्चर मैंने आपको बताया थर्मोकेमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग सबसे शुरू में समझेंगे कि एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है। हालांकि आपको पता होगा इसके बारे में, पर हम लोग समझेंगे एंथैल्पी के नजरिए से कि एंथैल्पी पॉजिटिव किसके अंदर होगी, नेगेटिव किसके अंदर होगी। दैट वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट। समझ रहे हो, ठीक है। तो एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर से कर लेंगे, और यदि आप लोगों ने बच्चों हमारे इंस्टाग्राम पे अगर आपको कोई डाउट होता है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे फॉलो कर लो, मुझे मैसेज कर देना, अपने मैसेज मेरे तक पहुंचा देना, ड्रॉप कर देना, आपको आपके डाउट का सोल्यूशन वहां पर। सही बात है, ठीक है। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि थोड़ी सी एनर्जी कम लगेगी, मैं तेज़ ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है, वैसे ही दर्द कर रहा है गला। कोई बात नहीं, ठीक है। लेक्चर्स आप लोग एंजॉय करो, एंजॉय इन द सेंस मतलब देखो, सीखो, समझो, आराम से बैठो। ठीक है, नोट्स बनाओ, अपने बुक्स लो। ठीक है, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ उसे लिखना ज़रूर से। नहीं लिखना होगा वीडियो पॉज करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से उसके बाद लिखना लेक्चर के बाद, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर लिखना ज़रूर, क्योंकि अगर आप लिखोगे नहीं तो आपको समझे मतलब समझ जाओगे पर आएगा नहीं, याद नहीं रहेगा। चीज़ें वोलेटाइल है, केमिस्ट्री इज अ वेरी वोलेटाइल सब्जेक्ट, तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, चीज़ें याद में रखना है, उसको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, चलेगा, चलो आ जाओ। देखो, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। ये लेक्चर, ये जो स्लाइड है ये लास्ट लेक्चर का ही है। एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन में आप लोग को पढ़ा रहा था, यानी क्या, डेल्टा आर एच। ठीक है, डेल्टा आर एच की बातें हम लोग कर रहे थे हमारे आखिरी वाले लेक्चर में। और उसके बाद मैंने आपको क्या समझाया था कि भैया एक रिएक्शन कंसिडर करो, ये आपका रिएक्शन है जहाँ पे ये आपके प्रोडक्ट और ये आपका ये आपके रिएक्टेंट और ये आपका प्रोडक्ट। सही है, तो मैंने आपको सिखाया था कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती थी, H2 माइनस H1, यानी इनिशियल को आप माइनस करते थे किससे, फाइनल से, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, यानी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनल क्या है, प्रोडक्ट, और इनिशियल क्या है, रिएक्टेंट। तो आपका इक्वेशन कैसा बनना चाहिए, आपका एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पर अगर आप देखो तो प्रोडक्ट 2 है, रिएक्टेंट भी 2 है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की एंथैल्पी का एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों की एंथैल्पी का एडिशन करना पड़ेगा, साथ ही साथ इन दोनों एंथैल्पी का भी आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एडिशन करना पड़ेगा। इन दोनों एडिशन करने के बाद आप क्या करोगे, इसे सब्सट्रैक्ट करोगे और फिर आपको वैल्यू मिलेगी डेल्टा आर एच। ठीक है, सो इसके लिए भी एक फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ था हमारे लेक्चर्स में। ठीक है, क्या फॉर्मूला था वो, ये वाला, जहाँ पे मैंने आपको ये समझाया था कि आपका समेशन मतलब क्या, समेशन का मतलब होता है एडिशन। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि आपका एंथैल्पी ऑफ सी, एंथैल्पी ऑफ डी, उसको आपको पहले ऐड करना पड़ेगा ना। सो दैट इज नथिंग बट सी एंड डी क्या थे, हमारे प्रोडक्ट थे। देखो यहाँ पे सी और डी क्या है, हमारे प्रोडक्ट। तो समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हमने एक फॉर्मूला बनाया था हमारे लास्ट वाले लेक्चर। सही है,
जिन बच्चों ने लास्ट वाला लेक्चर देखा रहेगा ये लेक्चर उनको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जिन बच्चों ने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है शायद वो चीज़ें उतने बेटर तरीके से ना समझ पाए। सही है, तो ज़रूर से लास्ट वाला लेक्चर देखना नहीं होगा तो देख लेना पहले, इसके बाद इस लेक्चर पर जंप करना। ठीक है, चलेगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आज के हमारे फ्रेश टॉपिक को पकड़ते हैं। आज हमको समझना है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या और एंडोथर्मिक का मतलब क्या। देखो बचपन में जब आप पढ़ रहे थे, छोटे से बच्चे थे जब आप, ठीक है, लोअर स्टैंडर्ड में, आपने एक चीज सीखी थी, समझी थी कि एक्सो का मतलब होता है एग्जिट। नहीं पता तो जान लो, एक्सो का मतलब क्या होता है एग्जिट, और थर्मिक का मतलब क्या होता है थर्मल, यानी आप कह सकते हो हीट। थर्मल यानी नथिंग बट हीट। सही है, तो जिस रिएक्शन में आपकी हीट बाहर निकल रही है, एग्जिट का मतलब क्या होता है बाहर निकलना। जब आप ट्रेन स्टेशन पे जाते हो तो वहां पे भी कई सारे एग्जिट्स बनाए रहते हैं ना, भैया ये देखो एग्जिट है, आपको यहां से बाहर निकलना है। इसी तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर हीट बाहर निकलती है। ठीक है, जहां पर हीट क्या होती है बच्चों, रिएक्शन से बाहर निकलती है। तो मान लो आपका कोई भी रिएक्टेंट है, अगर इस रिएक्टेंट से हीट बाहर निकल रही है, इस रिएक्टेंट से हीट बाहर निकल रही है, तो ऑब्वियसली जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम होगी और रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है ना। मैंने क्या बोला समझा, देखो ध्यान से सुनो। अगर आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मतलब मैंने आपको समझाया कि जहां पे आपका हीट क्या होता है एग्जिट लेता है, मतलब बाहर निकलता है। ठीक है, जहां पे आपका हीट क्या होता है बच्चों, बाहर निकल रहा है रिएक्शन में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। तो दिस इज द रिएक्टेंट। जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था तो यहां से हीट क्या हो रही थी बच्चों, बाहर निकल रही थी। इन दिस कंडीशन यहां से हीट क्या हो रही थी, दिस इज नथिंग बट योर हीट। तो यहां से हीट क्या हो रही है आपकी, बाहर निकल रही है। तो मतलब इसके पास पहले ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट होगी, कुछ अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम से सराउंडिंग में चली गई, मतलब बाहर चली गई, और अब जो आपका प्रोडक्ट बना है दैट प्रोडक्ट कंटेन लेस नंबर ऑफ हीट, और यू कैन से लेस अमाउंट ऑफ हीट इन योर प्रोडक्ट। तो अब हमको फाइंड कैसे करते हैं, हम कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, डेल्टा एच एफ, या फिर यू कैन से एच एफ नहीं, डेल्टा आर एच कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, हम लोग फाइंड करते हैं समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां पे देखो, इस केस में देखो प्रोडक्ट की वैल्यू कम है, प्रोडक्ट की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू ए रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है। तो मतलब यहां पर लेस वैल्यू है, यहां पर मोर वैल्यू है। तो जो भी आपका आंसर आएगा दैट आंसर इज इन नेगेटिव। सही बात है ना, जब आप छोटे को बड़े से माइनस करते हो, ऐसे ही होता है ना, अगर आप 2 को 10 से माइनस करो तो आंसर क्या होता है, -8 आता है। इसी तरीके से जब आप छोटे को बड़े से माइनस करते हो तो उस टाइम पे आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव में आएगा। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, इन एनी कंडीशन जब आपकी रिएक्शन बच्चों एक्सोथर्मिक होगी, उस समय आपके डेल्टा आर एच का जो वैल्यू होगा वो किस में होगा बच्चों, नेगेटिव में। डेल्टा आर एच का वैल्यू किस में होगा बच्चों, नेगेटिव में। सही है, तो ये नेगेटिव कब होगा, ये नेगेटिव होगा बच्चों आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में। ठीक है, ये कब होगा नेगेटिव, हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर ये आपका वैल्यू नेगेटिव होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसका एग्जांपल दो आप लोग को, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको चाहिए तो। हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस वाले साइड को मिटाते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। तो कई सारे एग्जांपल्स हैं, पर जो आपकी टेक्स्ट बुक आपको सिखा रही है वही मैं भी आपको सिखा देता हूँ। चलो सुनो, ध्यान से सुनेंगे, जो भी चीज़ मैं समझा रहा हूँ वो ध्यान से सुनेंगे। देखो 2 KClO3, आपकी बुक क्या कह रही है कि 2 अमाउंट ऑफ KClO3 है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KClO3 है, और ये KClO3 जब भी आपका रिएक्ट होता है तो यहाँ पे क्या बनता है, 2 अमाउंट ऑफ, यानी 2 मोल ऑफ KCl, ठीक है, 2 अमाउंट ऑफ KCl प्लस 3 आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, 2 अमाउंट ऑफ KCl प्लस 3 आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जब ये रिएक्शन होती है ना बच्चों, जब आपका 2 मॉलिक्यूल ऑफ KCl ब्रेक डाउन हो रहा है, यू कैन से टूट रहा है,
इन द मॉलिक्यूल ऑफ 2 KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, और 3 ऑक्सीजन आपके मॉलिक्यूल यहाँ से फॉर्म होते हैं। सही बात है, सब आपके गैसियस स्टेट में होंगे, गैसियस स्टेट मेंशन कर देना। तो इस टाइम पे आपकी जो डेल्टा RH की जो वैल्यू होती है ना, दैट वैल्यू इज नथिंग बट -78 किलो जूल। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आती है, -78 किलो जूल। तो डेल्टा RH की वैल्यू से आपको ये पता चल सकता है कि आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में आएंगे अभी अपन, इसमें भी आएंगे अपन, पर अभी आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड हाउ कैन यू प्रेडिक्ट एन रिएक्शन इट इज अ एक्सोथर्मिक। समझ रहे हो, विद द हेल्प ऑफ एंथैल्पी, विद द हेल्प ऑफ चेंज इन एंथैल्पी। सही बात है। सो इस नेगेटिव साइन से, इस नेगेटिव साइन से आप क्या बोल सकते हो, दैट योर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, आपकी रिएक्शन क्या है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये चीजें आप लोग को बतानी पड़ेंगी, ये चीजें बच्चों आप लोग को समझानी। क्लियर है, समझ में आ गया। और यहाँ पे आपको स्टेट्स जरूर से मेंशन करना है, सॉलिड गैस, ये स्टेट जरूर से मेंशन करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सही है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ साइड में, स्क्रीनशॉट ले लिया। चले आगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, मेरे साथ साथ समझो, मेरे साथ साथ लिखो, तो आपको मजा आएगा पढ़ने में। सुनो, नेक्स्ट अपना क्या है, व्हाट इज मीन बाय एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है बच्चों, सुनो ध्यान से। एंडो का मतलब होता है, एंडो कैसे याद रखोगे आप, एंडो को याद रखो आप अंदर से, अंदर। ठीक है, एंडो समझ लो, एंडो मतलब अंदर। थर्मिक अभी मैंने आपको बताया, थर्मिक का मतलब क्या होता है, थर्मल दैट इज नथिंग बट हीट। तो भैया जब आपकी हीट किसी भी रिएक्शन के अंदर जाती है, समझ लो, किसी भी रिएक्शन के अंदर जाती है और यू कैन से एब्जॉर्ब होती है, समझ रहे हो, कोई भी रिएक्शन आपकी हीट को क्या करेगा, अगर वो एब्जॉर्ब करेगा, तो दैट रिएक्शन इज नथिंग बट अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। नाउ एग्जांपल, या फिर मैं आप लोगों को पहले समझाता हूं। जैसे मान लो ये आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो रहा है बच्चों किसी ना किसी प्रोडक्ट में। नाउ दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैंने आपको क्या समझाया कि आपका जो हीट है, यानी आपका जो Q है, हीट है, दिस इज गोइंग टू बी एब्जॉर्ब, दिस इज गोइंग टू बी एब्जॉर्ब। ये कहां जा रहा है बच्चों, हीट आपके रिएक्टेंट के अंदर जा रहा है ये हीट। सही है। सो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो हीट है इट इज गोइंग टू बी एब्जॉर्ब। तो पहले इसका कुछ अमाउंट ऑफ हीट होगा, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, आपके रिएक्टेंट का पहले कुछ हीट होगा और बाद में इस रिएक्टेंट ने कुछ हीट को और एब्जॉर्ब कर लिया, इस हीट को क्या किया, कुछ और एब्जॉर्ब कर लिया। तो पहले इट हैज सम अमाउंट ऑफ हीट, अब मान लो इसने 30 हीट दे दिया, तो भैया जब आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो इस कंडीशन में आपके प्रोडक्ट में जो हीट रहेगा वो ज्यादा रहेगा ना, आपके हीट जो रहेगा, और यू कैन से जो एंथैल्पी रहेगी वो क्या होगी बच्चों, इस प्रोडक्ट की ज्यादा होगी। तो इन दैट कंडीशन आपकी एंथैल्पी प्रोडक्ट की ज्यादा है और रिएक्टेंट की कम है जब आप एंडोथर्मिक रिएक्शन देख रहे हो। ठीक है, जब आप एंडोथर्मिक रिएक्शन देख रहे हो, सो इस कंडीशन में हमेशा से आपका प्रोडक्ट की वैल्यू, प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू योर रिएक्टेंट। तो अब आपको निकालना है डेल्टा RH। अगर आपको मान लो निकालना है डेल्टा RH, तो क्या होता है, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ P माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ R, यानी आपका रिएक्टेंट। क्या होगा, इसकी प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है बच्चों यहाँ पे और रिएक्टेंट की वैल्यू कम है। तो जब आप ज्यादा को कम से माइनस करते हो तो आपकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आती है। ठीक है, आपकी वैल्यू हमेशा किस में आती है बच्चों, पॉजिटिव में आती है। तो मतलब जब भी आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, जो भी रिएक्शन कभी भी अगर आपका वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, सो हमेशा आपकी जो डेल्टा HRF की डेल्टा RH की जो वैल्यू है इट इज ऑलवेज इन पॉजिटिव। ठीक है, हमेशा ही किस में रहेगी बच्चों, पॉजिटिव में रहेगी। बात समझ में आ रही है।
बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल ले लेते, आ जाओ। तो मिटा रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लिया था क्या आपने? ले लो। ठीक है, ले लिया। ओके, क्या है रिएक्शन? रिएक्शन है बच्चों, जब आपका नाइट्रोजन, रुको पेन चेंज कर, जब आपका नाइट्रोजन रिएक्ट करता है किससे? ऑक्सीजन से। ठीक है, जब आपका नाइट्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो यहाँ पे बनता है NO2 गैस। ठीक है, यहाँ पे क्या बनती है आपकी? NO2 गैस। अब रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है, तो आपको यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे 2 लगाते हो तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 2 4, और यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन है, तो मतलब यहाँ पर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक में शायद यहाँ पे 2 नहीं दिया हुआ है, सो यू विल ऐड, यहाँ पे आप 2 नंबर ऐड करोगे, 2 मोल ऐड करोगे, तभी रिएक्शन क्या होगी बच्चों? बैलेंस होगी। नाउ इसका जो डेल्टा RH की वैल्यू है, दैट वैल्यू इज नथिंग बट 66.4 किलो जूल की वैल्यू क्या है बच्चों? 66.4 किलो जूल। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर जो वैल्यू है ये पॉजिटिव में, अगर कोई भी साइन नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब क्या? ये वैल्यू किस में बच्चों? पॉजिटिव में दी हुई है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो भी रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक होगा, जो भी रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक कहलाएगा, वो हमेशा आपको पॉजिटिव में ही वैल्यू देगा। उसकी जो चेंज इन एंथैल्पी रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया? चले आगे, लेट्स गो। चलो नेक्स्ट हम लोग को बात करना है बच्चों एक छोटे से थ्योरी के बारे में, जिसका नाम है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होता है? ठीक है, इससे पहले आप स्टैंडर्ड रिएक्शन समझ लो क्या होता है, या फिर थर्मोकेमिकल स्टैंडर्ड रिएक्शन, यही दिया हुआ है ना आपकी बुक में। यस, थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड स्टेट। आई एम सो सॉरी। सबसे पहले आप ये समझ लो कि स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है। नाउ व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड स्टेट? देखो, कोई भी एलिमेंट अगर बहुत ज्यादा स्टेबल है, देखो आप लोग कभी भी किसी भी एलिमेंट की स्टेबिलिटी की बात करते हो, बिल्कुल आपका एलिमेंट या एटम हमेशा स्टेबल होना चाहता है। जितने भी एटम दुनिया में प्रेजेंट है सब चाहते हैं कि भैया हम स्टेबल हो जाए। इवन एटम क्या, इवन लोग भी यही चाहते हैं कि भैया हम स्टेबल रहे अपनी जिंदगी में। इसी तरीके से जो एटम्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, उनका भी यही इच्छा है कि वो स्टेबल हो जाए। इसी चीज के लिए वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, कभी कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, कभी कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, दुनिया भर की चीजें होती है ताकि वो स्टेबल हो सके। तो बच्चों अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट है, अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट है जो 1 बार प्रेशर कितना? 1 बार और 298 केल्विन टेम्परेचर, यानी 25 डिग्री सेल्सियस होगा इसका, 298 केल्विन टेम्परेचर। अगर इस कंडीशन पे कोई भी एलिमेंट अपने सबसे स्टेबल फॉर्म में रहता है, अगर इस कंडीशन पे, दिस इज द कंडीशन, सही है? ये क्या है बच्चों? आपकी कंडीशन है। तो अगर इस कंडीशन पे, क्या कंडीशन है? एक आपका 1 बार ऑफ प्रेशर, ठीक है, 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर। अगर ये दोनों कंडीशन पे अगर आपका एलिमेंट आर इन द मोस्ट स्टेबल स्टेट, अगर कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है किसी भी एलिमेंट के अंदर, तो हम कहेंगे कि भैया वो एलिमेंट किस स्टेट में है? वो एलिमेंट बच्चों स्टैंडर्ड स्टेट में है। अगर आपको कोई भी ऐसा एलिमेंट दिखे जो कि अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में है, कब? जब आपका प्रेशर 1 बार हो और आपका टेम्परेचर 298 केल्विन हो, तो इन दैट कंडीशन अगर आपको कोई भी एलिमेंट सबसे ज्यादा स्टेबल है, दैट एलिमेंट इज नथिंग बट अ स्टैंडर्ड स्टेट। हम कह सकते हैं कि बच्चों वो किस स्टेट में है? स्टैंडर्ड स्टेट में। अब देयर आर वेरियस एग्जांपल, जैसे मान लो आपका हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ब्रोमीन है, CH4 है, ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हैं
जो स्टैंडर्ड स्टेट कहलाते हैं, जो ये कहलाते हैं कि भैया ये स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट्स हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, वापस समझा दूं, अगर नहीं समझा होगा तो देखो मेरी तबीयत खराब है ना, इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अपने तरफ से 100% नहीं दे पा रहा हूँ आप लोग को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो मेरे को अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि यार आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं एक और बार वापस समझा देता हूँ कि क्या है बच्चों स्टैंडर्ड स्टेट क्या है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी भी भूल जाओ 2 मिनट के लिए, इसकी बात हम लोग करेंगे अभी फ्यूचर में करेंगे, मतलब आगे लेक्चर में करेंगे, इसकी बात 2 मिनट के लिए भूल जाओ। वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड स्टेट, और यू कैन से थर्मोडायनेमिक स्टैंडर्ड स्टेट, आप कह सकते हो उस चीज को। क्या होता है स्टैंडर्ड स्टेट? देयर इज अ कंडीशन, देयर इज अ कंडीशन। कौन सी कंडीशन है बच्चों? अगर आपका प्रेशर 1 बार हो, कितना हो बच्चों आपका प्रेशर? 1 बार अगर प्रेशर हो और 298 केल्विन टेम्परेचर हो, इस कंडीशन पे जो भी एलिमेंट अपने स्टेबल फॉर्म में रहेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट में रहेगा इन दिस कंडीशन, दैट एलिमेंट आर कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे कि भैया वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है, मतलब एकदम स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल हो गया है, वो स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल की तरह एक्ट कर रहा है अगर वो इस कंडीशन में। बात समझ में आई? आई होप आप लोग को चीजें समझ में आ रही होंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले रहे और फिर हम लोग कुछ कंडीशन देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हो सकते हैं आपके स्टैंडर्ड स्टेट के लिए। हो गया? चलो, ये समझ में आ गया, स्टैंडर्ड स्टेट समझ में आ गया। चलो बात करते हैं आज एक और चीज समझ लो। देखो ध्यान से, मान लो आपका कोई है एलिमेंट, क्या स्पेलिंग लिख रहा हूं भाई, है बुखार सर में चढ़ गया। सपोज दैट यू हैव एन एलिमेंट ए, और ये एलिमेंट ए स्टैंडर्ड स्टेट में, इस स्टेट में बच्चों स्टैंडर्ड स्टेट में है। अब मान लो इसके अंदर कोई बी एलिमेंट आता है, कोई बी एलिमेंट क्या करता है बच्चों, इससे रिएक्ट करता है, एंड दिस एलिमेंट इज ऑल्सो इन स्टैंडर्ड स्टेट। सपोज दैट कि रिएक्शन, अभी हम लोग रिएक्शन की बात कर रहे हैं, कोई ऐसी रिएक्शन हो रही है जहां पे आपके पास 2 एलिमेंट है, एक है आपका एलिमेंट ए और एक है आपका एलिमेंट बी, और दोनों ही एलिमेंट बच्चों किस स्टेट में प्रेजेंट है? स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट है। सपोज दैट कि यहां पर एक रिएक्शन हुई, ठीक है, इन दोनों के साथ क्या हुई बच्चों? एक रिएक्शन हुई, कंडीशन अभी भी सेम है, 1 बार और 1 एटमॉस्फेरिक 1 बार और 298 केल्विन टेम्परेचर। तो इस कंडीशन पे क्या होगा? मान लो आपके 2 प्रोडक्ट बने, एक आपका बना सी और एक आपका बना डी, 2 अलग अलग कंपाउंड बने, और ये कंपाउंड भी अगर अपने स्टैंडर्ड स्टेट में ही है, अगर ये कंपाउंड भी स्टैंडर्ड स्टेट में ही है, समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं बच्चों कि भैया एक रिएक्शन चल रही है, क्या चल रही है? एक रिएक्शन चल रही है, इस रिएक्शन में जो आपका प्रोडक्ट है वो भी स्टैंडर्ड स्टेट में है, और उन जो प्रोडक्ट नहीं, रिएक्टेंट, आई एम सो सॉरी, जो आपके रिएक्टेंट है वो भी क्या है बच्चों? स्टैंडर्ड स्टेट में है। और जब इन रिएक्टेंट से आगे चल के प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो प्रोडक्ट भी अगर स्टैंडर्ड स्टेट में बन रहा होगा, ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट भी स्टैंडर्ड स्टेट में बन रहा होगा, तो इसकी जो डेल्टा आर एच वैल्यू है, इसकी जो डेल्टा आर एच वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी। इस वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? स्टैंडर्ड एंथैल्पी। समझ में आ गया है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी समझ में आ गया। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी को हम लोग डिनोट करते हैं यहां पर एक नॉट लगा के, या फिर आप कह सकते हो 0 नहीं कहना, नॉट कहो, बढ़िया है। तो डेल्टा आर एच नॉट, डेल्टा आर एच नॉट, ये क्या कहलाएगा बच्चों? आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी समझ में आ गया। ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी आपका नेगेटिव भी हो सकता है, यस, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ज्यादातर आप पॉजिटिव ही देखोगे, और जब पढ़ोगे ज्यादातर पॉजिटिव देखोगे, बट नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो आपको वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगा, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो आपको वैल्यू नेगेटिव में मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सो दैट डजंट मैटर। अगर आपका रिएक्टेंट भी स्टैंडर्ड स्टेट में है, और जब इस रिएक्टेंट से आगे चल के प्रोडक्ट बना और वो प्रोडक्ट भी अगर स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी है, दैट एंथैल्पी
इज नथिंग बट अवर स्टैंडर्ड एंथैल्पी। यही एंथैल्पी क्या कहलाएगी बच्चों? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गया? सो यही हमारे टॉपिक का नाम था, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब समझ में आ गया स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होता है। अब किसी भी रिएक्शन को लिखने के ना कुछ रूल्स हैं, ठीक है? किसी भी रिएक्शन को लिखने के लिए कुछ रूल्स है, उन रूल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। वो रूल्स मैं लिख के लाया हूं, पहले मैं आपको समझा देता हूं रूल्स है क्या। देखो, जब भी आप कोई रिएक्शन लिख रहे हो, जैसे मान लो आपने लिया A प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, जब भी आप कोई रिएक्शन लिख रहे हो, इक्वेशन लिख रहे हो, तो इन दिस कंडीशन सबसे पहला आपका काम क्या है कि आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है? ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। अगर आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई तो फिर आप उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी कैलकुलेट नहीं कर सकते। समझ रहे हो? उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगी नहीं। वो रिएक्शन आपकी हमेशा बैलेंस होनी चाहिए। साथ ही साथ उसका जो फिजिकल स्टेट है वो आपको बताना पड़ेगा कि भैया वो लिक्विड में है, वो किस कौन से कंडीशन में है। समझ लो, उसकी कंडीशंस आपको बतानी पड़ेगी रिएक्शन की। समझ लो, तो ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी जब भी आप कोई भी एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन या थर्मोकेमिकल रिएक्शंस को लिखोगे। कौन कौन सी लाइनें मैं आपको जरा संक्षेप में बता देता हूँ, थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। मैं ऑलरेडी लिख कर लाया हूँ, कोई दिक्कत की बात है नहीं, तो मैं आपको वैसे ही समझा रहा था वहां पे। देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहला पॉइंट क्या है? कंसिडर द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड फॉर द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सबसे पहली कंडीशन यही है कि आपको अपने जो भी आप इक्वेशन कंसिडर कर रहे हो, यू हैव टू कंसिडर द बैलेंस इक्वेशन। समझ रहे हो? आपकी जो इक्वेशन है वो हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए कि भैया आपका रिएक्शन कहीं और ही है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, वहां पे 4 मॉलिक्यूल है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको अपनी रिएक्शंस को बैलेंस रखना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहला कंडीशन क्या है? दैट यू हैव टू टेक अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो भी आप ले रहे हो, आप रिएक्टेंट ले रहे हो, प्रोडक्ट ले रहे हो, सबका सब कुछ रिएक्शन क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। सेकंड क्या है? सेकंड है बच्चों, द वैल्यू एंड एप्रोप्रिएट साइन ऑफ द एंथैल्पी चेंज इज ऑन द राइट हैंड साइड। जो भी आपकी एंथैल्पी चेंज हो रही है, यानी क्या? यानी आपका डेल्टा आर एच नॉट, यहां पे नॉट आ जाएगा ना, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडर्ड एंथैल्पी। तो ये जो आपकी वैल्यू है, ये हमेशा आप कहां पर दिखाओगे? आप दिखाओगे बच्चों इस चीज को राइट हैंड साइड पे। जब कोई भी रिएक्शन आप लिखोगे तो उसके राइट हैंड साइड पे आप उस वैल्यू को लिखोगे कि डेल्टा एच आर एफ की वैल्यू इतनी है, ठीक है? उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों? द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी मेंटेन्ड। जो भी आप रिएक्शन लिख रहे हो उसमें आपको ये बताना है कि आप जो रिएक्टेंट ले रहे हो, क्या वो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड है, समझ रहे हो, क्या वो गैस है। ये चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी अपने रिएक्शन के अंदर। सही बात है, ठीक है? जैसे मान लो मैंने रिएक्शन लिखा N2 + 2O2 gives 2NO2। अब मैंने नहीं लिखा था इसके पहले, जब मैंने रिएक्शन बताया था तब मैंने नहीं लिखा था, पर आपको पता होना चाहिए कि आपकी N2 भी गैस है, आपकी O2 भी गैस है, और ये जो बनेगा ये भी आपका गैस में ही बनेगा। NO2 बनेगा वो भी आपका गैस ही बनेगा। समझ रहे हो? ठीक है? सो इन दिस कंडीशन आपको हमेशा आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट बतानी है। फिर नेक्स्ट क्या है बच्चों? द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अज्यूम द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ये हमको क्या बताता है? इसकी वैल्यू हमको बताती है कि रिएक्शन का डायरेक्शन किस तरफ है। क्या आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, क्या आपकी रिएक्शन बैलेंस जा रही है, क्या आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, क्या आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ये किससे पता चलेगा? ये पता चलेगा बच्चों डेल्टा आर एच नॉट की वैल्यू से और स्टैंडर्ड एंथैल्पी की वैल्यू से पता चलेगा कि आपका जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सही बात है। इफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय और स्पेसिफिक मोल देन द वैल्यू ऑफ द डेल्टा एच आर एफ नीड टू बी मल्टीप्लाई बाय सेम। क्या बोल रहा है ये कह रहा है बच्चों, ध्यान से सुनो, मैं भी आपको सिखाता हूं। ये मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे मान लो अभी मैंने आप लोगों को रिएक्शन दिखाया, कौन सा रिएक्शन? N2 + 2O2 gives 2NO2। सही बात है, ये रिएक्शन था, और इसका जो डेल्टा आर एच का वैल्यू था वो क्या था बच्चों? 66.4 किलो जूल। सही बात है ना? लास्ट वाला पॉइंट समझा रहा हूं कि क्या था।
लास्ट वाला पॉइंट ये कहता है बच्चों कि आप अगर अपने रिएक्शन को किसी भी मोल से मल्टीप्लाई करते हो, जैसे मान लो आपने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हर जगह, मान लो इसको भी आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4, अगर आप इसको तो आपको इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये भी क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 4। तो अगर आप अपने रिएक्शन का मोल बढ़ाओगे, आप अपने रिएक्शन का मोल बढ़ाओगे, इस मोल को बढ़ाने के लिए आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना, आपको अपने डेल्टा आर एच की वैल्यू को भी उसी नंबर से क्या करना पड़ेगा बच्चों, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आपने इस नंबर ऑफ मोल को डबल किया है तो आपको इस नंबर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, सेम नंबर। ठीक है, तो क्या होगा 4 to the 8 पॉइंट, 6 to the 12, यहाँ पे 2 1, 6 to the 12 एक 13। तो अब आपकी डेल्टा आर एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 132.8। समझ रहे हो? सो इन दिस कंडीशन अगर आपने मोल्स बढ़ाए और आपने अभी भी वैल्यू 66.4 ही लिख दी तो ये गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? उस टाइम पे ये वैल्यू चेंज जरूर होगी। जिस नंबर से आपने इस अपने रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया, अपने मोल को चेंज किया है, उसी नंबर से आपको अपने डेल्टा आर एच की वैल्यू को भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वही हमारी आखिरी लाइन थी। हमारी आखिरी लाइन क्या थी बच्चों, कि क्या थी बच्चों, इफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय द स्पेसिफिक मोल, अगर आपका कंपाउंड किसी भी स्पेसिफिक मोल से मल्टीप्लाई हो रहा है, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर एच नॉट नीड्स टू मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर। आपको डेल्टा आर एच की वैल्यू को भी सेम उसी नंबर से, उसी नंबर ऑफ मोल से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपकी रिएक्शन सही रिएक्शन कहलाई जाएगी। हालांकि ये पॉइंट्स आपकी बुक में दिए हुए हैं पर मैंने थोड़े से सिंप्लीफाइड वे में लिखे हैं, तो आप जरूर से इसे कैप्चर कर सकते हो अपने फोन के अंदर। ठीक है, चलेगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आ जाओ। वैसे तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाया, एक एग्जाम्पल और दिया हुआ आपकी बुक में, इसकी थोड़ी कमी है बच्चों। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, क्या कह रही है आपकी बुक कि जब आपने लिया मीथेन, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल आपने क्या लिया, मीथेन, और आपने इस मीथेन का क्या करवा दिया, ऑक्सीडेशन है ना भाई, हाँ, आपने इसका करवा दिया ऑक्सीडेशन। 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से क्या किया आपने, रिएक्शन करवा दिया। पहले मान लो हम लोग नॉर्मल रिएक्शन लिखते, मैं डायरेक्टली आपको बैलेंस इक्वेशन लिख के दिखा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा ना। तो मान लो आपने लिया है मीथेन और आपने इसको रिएक्ट किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। क्या फॉर्म होगा बच्चों, यहाँ पे फॉर्म होगा सबसे पहला आपका CO2 प्लस वाटर। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कंबशन रिएक्शन, नथिंग बट अ कंबशन रिएक्शन। ठीक है, दिस इज नथिंग बट अ कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में हमेशा यही होता है कि आप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लोगे, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे और आपको CO2 मिलेगा और वाटर मिलेगा, बट दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड नहीं है। क्यों भैया, देखो एक कार्बन है वेल डन। ऑक्सीजन कितने, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे कितने हैं 2 और एक 3 ऑक्सीजन है, दिख रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे 3 है तो इसको भी क्या करो बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इधर भी 2 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन, तो मतलब 4, और यहाँ पे भी 4 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं, देखो हाइड्रोजन आपके 4 हाइड्रोजन है और 2 2 जा 4, मतलब यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो गए। सो नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस। ठीक है, अब ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। और इसका जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी है यानी डेल्टा आर एच नॉट है ना बच्चों, ये आता है -890 किलो जूल। ठीक है, ये कितना आता है बच्चों, -890 किलो जूल। आई होप बच्चों आप लोग को ये चीज समझ में आई है। ठीक है, ये चीजें याद रहेंगी। डिफिकल्ट जॉब क्या है पता है, सिर्फ इसको याद रखना, इसको याद रख लो, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ये भी याद हो जाएगा। 1-2 एग्जाम्पल पढ़ लो, वही एग्जाम्पल आप अलग अलग कंसेप्ट में दे सकते हो। ऐसा नहीं कि फॉर्मेशन वाला एग्जाम्पल आप कंबशन में दे दो, ऐसा नहीं कर सकते। बट हाँ, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कॉमन है और वो आप लोग अलग अलग जगह दे सकते हो। तो 4-5 एग्जाम्पल याद करोगे तो भी बेस्ट है। चलेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले ले,
जैसे आपके बुक में दिया ही हुआ है। चलो बच्चों आगे बढ़े, लेट्स मूव। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों कि अगर आपकी कोई भी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, सो इन दैट कंडीशन आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या, ठीक है, सो इन दैट कंडीशन आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होगी, वो हमें थोड़ी सी बात करनी है आपके स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी आपको पता है, यस पता है ना, अभी सिखाया ना मैंने आपको। व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड एंथैल्पी? जब आपका एक रिएक्टेंट जो कि स्टैंडर्ड स्टेट में है वो कन्वर्ट होगा किसी प्रोडक्ट में जो कि वापस किस में है, स्टैंडर्ड स्टेट में है। तो अगर रिएक्टेंट भी स्टैंडर्ड स्टेट में है, उससे बनने वाला प्रोडक्ट भी स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो उसकी जो एंथैल्पी होगी, उसकी जो चेंज इन एंथैल्पी होगी, दैट चेंज इन एंथैल्पी इज नथिंग बट अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोलेंगे। तो कुछ नहीं है, यहां पे सिर्फ क्या हो रहा है बच्चों, फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब दो एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, दो एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे एग्जांपल मान लो मैंने लिया एक अपना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और दोनों रिएक्ट होकर क्या बना रहे हैं, H2O। ये भी आपका गैसियस स्टेट, ये भी आपका गैसियस स्टेट, बट दिस इज इन लिक्विड स्टेट। आपने इसे कंडेंस कर दिया, ठीक है, बड़ी बात है, आपने क्या किया, इसको कंडेंस कर दिया, आपको लिक्विड मिल गया ना। अभी भी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे दो ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है। तो आप क्या करोगे बताओ, आप इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ से 1/2 से। अगर आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इसका हाफ क्या है, मतलब वही है ना। अब वैसे तो रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, यहाँ पे दो आएगा, फिर यहाँ पे दो आएगा, यहाँ पे दो आएगा, वो अलग कंडीशन है, ठीक है, बट ऐसे भी आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड वे, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है, यानी आपके डेल्टा RH0 की वैल्यू जो होती है वो होती है बच्चों -286 किलो जूल, ठीक है, वो कितनी होती है, -286 किलो जूल। अब यहां पर अगर आप देखो, सो इन दिस कंडीशन, इस रिएक्शन में हो क्या रहा है कि आपके पास दो एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में है, ठीक है, दोनों एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में है, ये भी स्टैंडर्ड स्टेट में है और ये भी स्टैंडर्ड स्टेट में है, और इन दोनों के मिलने से जो आपकी एनर्जी, जो आपका कंपाउंड बन रहा है, दिस इज नथिंग बट अ कंपाउंड, और जो आपके कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट कंपाउंड इज अगेन इन दी स्टैंडर्ड स्टेट। ये भी किसमें है बच्चों, स्टैंडर्ड स्टेट में है। तो यहां पर भी आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ही होगी, दिस एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी, पर यहां पर आपका फॉर्मेशन हो रहा है, समझ रहे हो। इन दिस रिएक्शन आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, आपको एक फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है, आपको यहां पे एक प्रोडक्ट बनता हुआ दिखने के लिए मिल रहा है, जहां पर एलिमेंट्स, दीज आर द एलिमेंट्स, ठीक है, जो कंबाइन होके एक कंपाउंड बना रहे हैं। तो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, कोई भी चीज यहां पे टूट रही है क्या, नहीं, यहां पे एक नई चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, एक नया चीज बन रहा है, तो एलिमेंट से कंपाउंड बन रहे हैं, बट ये भी आपका स्टैंडर्ड स्टेट में है, ये भी आपका स्टैंडर्ड स्टेट में है। सो इन दिस कंडीशन, ये जो एंथैल्पी है ना बच्चों, इन दिस कंडीशन ये जो एंथैल्पी है, ये एंथैल्पी क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी तो कहलाएगी, पर किसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी, फॉर्मेशन की स्टैंडर्ड, समझ में आई बात। तो ये कहलाएगी बच्चों स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, समझ में आ गई बात, ठीक है। सो बच्चों एक और है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, उसको हम लोग अगले लेक्चर के लिए देखेंगे, और उसके अंदर एक न्यूमेरिकल नहीं, एक छोटा सा डेरिवेशन भी है, जहां पे हम लोग एक फॉर्मूला बनाएंगे, सेम फॉर्मूला जो हम लोग ने पहले पढ़ा था, वही फॉर्मूला हम लोग एक तरीके से, अलग तरीके से उसको समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बॉन्ड एंथैल्पी को समझेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, कुछ लॉ है, उन लॉ को पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। सो ये लेक्चर ऑलरेडी थोड़ा बड़ा बन गया है, तो इस लेक्चर को बच्चों मैं यहीं पर एंड करना चाहूंगा। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, मजेदार लगा होगा, थोड़ी सी एनर्जी कम लगी होगी मैं मानता हूं, पर कोई बात नहीं, मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया है, जिससे आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। सॉरी। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर से कर देना, सही है। मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडी। बाय बाय।